Hello guys, this is a new video for vector integrals, and in that video I'm going to cover some special questions in Gauss divergence theorem. So without wasting your time, let's start. So first of all क्या करना है हमें, देखो मैं क्वेश्चन लेता हूँ. पिछले वीडियो में मैंने एक कंसेप्ट समझाया था कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा देखो ये जो सरफेस इंटीग्रल होता है ना, यहाँ पे ए वेक्टर दिया जाता है, डी एस वेक्टर दिया जाता है. ये ए वेक्टर कभी कभी कुछ फॉर्म्स में दिए जाते हैं, लाइक ऐसे फॉर्म्स में. क्यों? क्योंकि ये भी तो एक वेक्टर है ना. ये भी एक वेक्टर है. मैंने एक दो वेक्टर आइडेंटिटीज़ के बारे में मैंने कहा था, उसे रट लिया होगा तुम लोगों ने. तो इसे समझ के मैं आगे बढ़ूँगा. अभी देखो तो क्या है कि इसे ऐसे फॉर्म में दिया जाता है. आज एक और क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ पे कुछ और ही फॉर्म में इसका मतलब कुछ और ही फॉर्म में ये दिया जाएगा. चलो देखते हैं फिर. तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चन का ही सेशन है. इस सेशन में मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा और कुछ नहीं. तो देखो एक क्वेश्चन, क्योंकि हमारे देखो 4 थ्योरम्स हमारे कवर हो गए हैं और बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ हम हर एक थ्योरम को अप्लाई करने के लायक बन गए हैं. तो ज़्यादा सोचते नहीं है, बस कर देते हैं. देखो ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्रेडियंट को ना मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. मैक्सिमम बुक्स में शॉर्ट में ही लिखा होता है, तो इसे समझ लेना. ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट एन कैप डी एस. अब एक बात को समझो, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, अच्छा मैं पहले क्वेश्चन पूरा लिख ही लेता, उसके बाद ही समझाऊंगा. जो हमारा फाई दिया गया है वो कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z². वेरी नाइस. यहाँ पे जो एस दिया गया है वो है क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग वॉल्यूम वी. देखो ये क्वेश्चन ना मैंने गेट से उठाया है, गेट मैथमेटिक्स से, ठीक है. एनक्लोजिंग वॉल्यूम वी, तो ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम कर पाए, ठीक है. ऐसे हमारे सिलेबस में जो आएंगे शायद वो एकदम डायरेक्ट ही दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप करना ज़रूरी है. क्योंकि देखो तुम्हें पता ही है, जब हमने मैथ्स 2 किया था तो मैथ्स 2 के PIQs और हमारे क्वेश्चन के अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है. कुछ अलग ही लेवल के क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गए थे. तो मैं ना कोई गारंटी नहीं देना चाहता, ठीक है, कि वैसा ही आसान क्वेश्चन आएगा. तो थोड़ा सा कंसेप्चुअली ये बिल्डअप करके लग लो. और ये ना सेशन स्पेशल क्वेश्चंस के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन हम करेंगे, ताकि क्या हो, हमारा जो कंसेप्ट बिल्डअप है ना गॉस डाइवर्जेंस और ट्रिपल इंटीग्रेशन के ऊपर, वो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, ताकि हमें कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन फेस करने के बाद कि ये क्वेश्चन और ये तो कुछ है ही नहीं. ऐसा माइंडसेट हमारा डेवलप हो जाए. तो इसीलिए इस सेशन को ले रहा हूँ. अगर तुम लोग चाहते हो कि नहीं भाई इतना हार्ड क्वेश्चन तो मुझसे नहीं होगा, तो फिर मेरे हिसाब से भाई बस एक बार देख लो, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर तुम्हें मतलब मैथ्स 2 में मैथ्स 3 में फोड़ना है तो इस सेशन को तो देखना पड़ेगा. मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ. इससे क्या होगा, तुम्हारा कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप हो जाएगा. तो तुम्हें मतलब एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और तुम्हारा गॉस डाइवर्जेंस और जो चारों थ्योरम्स थे मतलब तुम निपटा दोगे चारों थ्योरम्स एक साथ. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को. तो देखो हम स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन से. मुझे एक बात बताओ, क्या इसको देखकर मुझे इस वाले पोर्शन को पहले देखते हैं. क्या ये ए वेक्टर लिखा हुआ है? नहीं, कुछ ग्रेडियंट ऑफ फाई दिया है. अब ग्रेडियंट ऑफ फाई एक वेक्टर होता है, तो ये हमारा ए वेक्टर है. और ये जो एन कैप डी एस दिया गया है, एक मिनट, ये जो एन कैप डी एस दिया गया है, क्या ये बेसिकली डी एस वेक्टर को प्रोवाइड कर रहा है एक्चुअली. जहाँ पे एन कैप का वैल्यू क्या है, मैंने बताया था कि एन कैप वैल्यू निकालना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जो डी एस होता है वो एक्चुअली यहाँ पे जो सरफेस इंटीग्रल्स होते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं. पहले क्या होता है, वाई जेड देन जेड एक्स देन एक्स वाई, ऐसे फॉर्म पे होता है. मैंने कहा था ना पिछले वीडियो में. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, डी एस जो है, तो डी एस वेक्टर कभी भी एन कैप का इस्तेमाल मत करना. इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डी एस पे. अब मुझे चाहिए बस ये ए वेक्टर, उसके बाद बाकी का काम मेरा हो जाएगा. चलो निकालते फिर ए वेक्टर को. ए वेक्टर को कैसे निकालोगे, जो फाई है उसको पूरा हम
एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे इनटू आई कैप लगाएंगे, प्लस वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे इनटू आई कैप लगाएंगे, प्लस जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे इनटू आई कैप लगाएंगे। चलो लगाते। देखो 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस ये क्या हो जाएगा 2z के कैप, नहीं 2z नहीं, ये 2z² था, देखो 2z² था तो 4z के कैप। अब ये जो है ये हमारा ए वेक्टर है ना, ये हमारा ए वेक्टर है, हमें ए वेक्टर मिल गया है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ए वेक्टर को, ए वेक्टर मिल गया है। अब मैंने कहा कि ये ds है, तो अब हम एक छोटा सा चीज़ सोचने वाले हैं कि गॉस डाइवर्जेंस लगाए कि नहीं। उससे पहले दो चीज़ हम देखेंगे। ए के जो कंपोनेंट्स है, मतलब y का कंपोनेंट x का, मतलब ये x का कंपोनेंट है, x y और z का जो कंपोनेंट्स है क्या वो मतलब ठीक ठाक है, यानी कि पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल या साइनोसॉइडल है, एंड विदाउट मॉड एंड विदाउट बॉक्स फंक्शन है, नॉट बॉक्स फंक्शन है। तो हम यहाँ पे गॉस के बारे में सोचेंगे। और उसके बाद भी हमने ये देखा कि ये एनक्लोजिंग वॉल्यूम v है, यानी कि ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल की बात यहाँ पे कर रहा है। भले ही यहाँ पे सिंबल नहीं दिया, जैसे कि मैंने कहा था कि सिंबल भाई नहीं देता। ये जो सरफेस इंटीग्रल है ना, इसको तुम ऐसे भी कभी कभी देख सकते हो। तो ये बेसिकली एक शॉर्टकट फॉर्म है इस सरफेस इंटीग्रल के सिंबल को देने का। बेसिकली टाइपिस्ट होते क्या है कि टाइपिस्ट ने बोला भाई इतना मेहनत तो नहीं कर सकते, एक इंटीग्रेशन का सिंबल कमा देते, 1 सेकंड हमें कम लगेगा, तो इसीलिए टाइपिस्ट ने ऐसा किया, या फिर कोई रीज़न होगा, मुझे तो नहीं पता, छोड़ दो ये सब बेकार की बातें हैं। तो मैंने बस बोला कि कभी कभी ऐसे सिंबल्स भी तुम देख सकते हो। तो वहाँ पे ये मत समझना कि एक सिंगल इंटीग्रेशन ही, इट इज़ ऑल्सो अ सरफेस इंटीग्रेशन। आफ्टर ऑब्जर्विंग द सरफेस यू विल अंडरस्टैंड इट इज़ क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड, आई मीन ओपन। ओके, तो देखो अच्छा, मुझे ए वेक्टर मिल गया है, एनक्लोज्ड है, तो मैं सोचूंगा गॉस के बारे में। चलो गॉस के बारे में सोच लिया और मैंने देखा कि भाई ए के हर एक कॉम्पोनेंट्स ही हमारे पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये बेसिकली एक क्या है, मतलब डिफरेंशिएबल वेक्टर है ना, मतलब डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस वेक्टर। सो हम लगाएंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन, और ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर होगा डाइवर्जेंस ऑफ ए। ये वेक्टर सिंबल जो डेल्टा के ऊपर, नॉट डेल्टा इट्स डेल, ठीक है, डेल के ऊपर लिखा गया है, इसे तुम नहीं भी दे सकते हो। मैंने कहा था पिछले वीडियो में, अगर क्वेश्चन में दिया है तो यूज़ करो, अदरवाइज़ यूज़ मत करो। पता नहीं, मतलब वेक्टर सिंबल तो देना चाहिए, बहुत बुक्स में नहीं देते, बहुत बुक्स में देते हैं। तो क्वेश्चन कैसा दिया है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में दिया है वेक्टर सिंबल इसके ऊपर तो यूज़ कर लो अपने सोल्यूशन में, अगर नहीं दिया है तो नहीं करो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आया डी वी, और ये जो वी है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका डाइवर्जेंस देख के क्या हम बता सकते हैं 2 + 2 + 4 इज नथिंग बट 8। सो इसका जो डाइवर्जेंस होगा क्या वो 8 होगा, और 8 एक कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल रहे हैं। अब देखो मुझे बोला गया है कि ये जो वॉल्यूम है यही है हमारा एनक्लोज्ड वॉल्यूम, है ना। ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब यही तो होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब। जो ये जो इंटीग्रेशन दिया है ये बेसिकली जो वॉल्यूम एनक्लोज कर रहा है उसकी बात ही कर रहा है। जिस वॉल्यूम की बात हो रही है वो है v, और हमारे v के साथ एक 8 मल्टीप्लाई था, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 8v। ठीक है, अच्छी बात है। इसे और भी थोड़ा सा स्पेसिफाई करके हम ये लिख सकते थे, भाई ये यूनिट क्यूब है। अगर यहाँ पे एक कोई फंक्शन रहता तो ये यूनिट 4 हो जाता, क्योंकि वो एक हाइपर वॉल्यूम मेट्रिक इंटीग्रल होता। ठीक है, खैर इसे मैं मिटा देता हूँ। अगर इन फ्यूचर कभी हाइपर वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल आए तो हम देख लेंगे, ऐसे आएगा ही, नहीं आएगा ऐसा तो नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी क्वेश्चन में देखो, तो ये क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। एक मिनट, चलो लेते इस क्वेश्चन को। देखो बोला गया है सरफेस इंटीग्रल एस, ये ऐसे दिया है। इसे देखकर क्या लग रहा है, ये ओपन है या क्लोज्ड, या ये लाइन इंटीग्रल है या सिंगल, क्या है सिंगल इंटीग्रेशन, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मैंने कहा था कि ये कभी कभी हो सकता है कि डबल इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं दिया है, सिंगल का दिया, लेकिन एस दिया है तो एस से पता चला भाई ये सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है। कभी कभी मैंने कहा था कि एस डी एस वेक्टर को डायरेक्ट नहीं बल्कि ऐसे देगा, जहाँ पे एन कैप का कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब हम डी एस वेक्टर इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही दिखाया अभी ये भी। यहाँ पे बोला गया कि भाई हमारा जो एफ वेक्टर है वो कुछ ऐसा दिया है कि मतलब 4xz i कैप -y² j कैप
और इसके साथ वाई जेड के कैप दिया गया है। और मुझे बोला गया है कि जो सरफेस एस है वो एनक्लोज कर रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एनक्लोज कर रहा है एक क्यूब को। और इस क्यूब का मतलब ये दिया गया है, क्यूब का कुछ इक्वेशन टाइप का दिया। देखो क्यूब का कोई डायरेक्ट इक्वेशन नहीं होता, एक रिप्रेजेंटेशन होता है क्यूब का कुछ ऐसे तरीके से। अगर एग्जामिनर चाहता तो ऐसे भी दे सकता था कि इसके जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है, जो 8 पॉइंट्स होंगे, मतलब कॉर्नर्स नहीं 8 जो पॉइंट्स होंगे, जिन पॉइंट्स को कनेक्ट करके हम बनाते हैं क्यूब, टोटल 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट वो दे सकता था इसके अलावा। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्यूब बोला गया है जिसका जो साइड लेंथ है 1 है, और ये 0 से 1 तक वैरी कर रहा है। हर एक वेरिएबल, हर एक एक्सिस में ये 0 से 1 तक वैरी कर रही है, यानी कि इसका एक कॉर्नर, यानी कि देखो इसका प्लॉट पहले कर लेते हैं, प्लॉटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, मेरे पास शायद एक्स वाई एक्सिस हाँ है, तो ये लो मैंने एक्स वाई एक्सिस थोड़ा सा छोटा कर लेते इसको। अबे ये क्या हो गया, क्या हो रहा है, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा नहीं हो रहा क्या, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा, अबे क्या हो रहा है ये। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं, मेरे हिसाब से हो जाएगा अभी। देखो अच्छा यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाँ तो ये क्यूब है जिसका कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट, देखो मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो है ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो क्यूब है कुछ ऐसा दिखेगा, ये गया, ये ये आया क्यूब, ठीक है, ये आया, ये आया, और ये और ये और ये, कुछ ऐसे टाइप का हमें क्यूब शेप, 1 मिनट, कुछ ऐसे टाइप का शेप हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे क्यूब का। ठीक है, जहाँ पे शेप तो हमने बना लिया, अब आते हैं, देखो यहाँ पे क्या ये क्यूब है क्लोज्ड सरफेस फॉर रियल, क्यूब का एक वॉल्यूम होता है, तो वो एक वॉल्यूम को एनक्लोज कर रहा है, तो गॉस डाइवर्जेंस लगाएंगे ये देखने के बाद कि एफ वेक्टर का हर एक कंपोनेंट क्या दिया है फॉर रियल, हर एक कंपोनेंट बड़े आराम से हम देख सकते हैं, और ये मतलब कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल तो है ही। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम निकालेंगे पहले तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ़, तो निकाल लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ़, निकाल लेते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ़ निकालते हैं, तो इसके साथ हम एक टी लगाएंगे और यहाँ पे ये आएगा v। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको करेंगे हम x के रेस्पेक्ट यानी कि 4z माइनस वाई स्क्वायर को करेंगे y के रेस्पेक्ट यानी कि 2 वाई स्क्वायर को 2y आना चाहिए था क्या, 2 शायद ये वाई स्क्वायर बाई 2 था। खैर जो भी, ये तो कैलकुलेशन, हमें इससे क्या, हम यहाँ पे 2y ले रहे हैं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्या आया dv, ये आया इंटीग्रेशन, देखो आखिरी वाले को मैंने इसलिए नहीं क्योंकि आखिरी वाले को अच्छा आखिरी वाले को z, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक y आएगा। देखो आखिरी वाले को z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे एक y आएगा, तो मेरे हिसाब से तो ये 4z माइनस y आ रहा है विथ dv। अब देखो क्या है कि यहाँ पे ये अंदर वाला पोर्शन कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। सो ये इंटीग्रल जो टोटल इंटीग्रल जो दिया है, टोटल इंटीग्रेशन, इस टोटल इंटीग्रेशन को कहेंगे हम, क्या कहेंगे बताओ, हाइपर वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल। हाइपर, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, हाइपर वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल, हाइपर, समझ गए ना वर्ड को, समझ लो, हाइपर वॉल्यूमेट्रिक यानी कि 4th डायमेंशन यहाँ पे आ रहा है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये एक्चुअली में 4th डायमेंशन लेके, टाइम का प्रोजेक्शन लेके ये एफ एक्स वाई जेड आ रहा है। यहाँ पे एक्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि एफ एक्स वाई एफ जेड वाई का फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स सॉरी एफ जेड वाई और वाई जेड। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा। अच्छा देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से लिखते हैं। ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये क्या हो गया,
ये आया 4z माइनस वाई, इसके साथ आएगा dz। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, z का लिमिट क्या है? z का लिमिट यहाँ पे ऐसे दिया है कि z का लिमिट क्या है। अगर कोई कार्व होता तो z का लिमिट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पे कोई कार्व नहीं दिया है, या फिर कोई स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई स्लोप वाइज स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन्स के स्लोप 90 डिग्री हो सकता है या फिर 0 डिग्री है, तो जो भी हो यहाँ पे उसके अलावा कोई स्लोप तो है नहीं। तो यहाँ पे देखो ऐसे भी लिमिट प्रोवाइडेड है, फिर भी मैंने थोड़ा सा बोला। देखो ये क्यूब जो है ये 0 से लेकर 1 हाइट तक उठ रहा है ना, तो हो गया ना, यहाँ से क्लैरिफिकेशन मिल गया यहाँ से कि भाई z का जो लिमिट है वो 0 से 1 तक है गया। अब इसके बाद हम एक रीजन ले रहे हैं, और ये रीजन क्या है? ये बेसिकली प्रोजेक्शन है z का। तो अगर मैंने यहाँ पे एक सन मान लिया कि यहाँ पे एक सन है मान लो, और इसका मैंने प्रोजेक्शन लिया इस प्लेन पे, मतलब xy प्लेन में, तो हमें देखो ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला एक एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर का प्रोजेक्शन लेंगे वो भी किसी एक्सिस पे, तो वो एक स्क्वायर ही देगा, है ना। इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छी तरीके से बनाते हैं, रुको। ये क्या ये एक स्क्वायर होगा? बताओ, एक स्क्वायर का प्रोजेक्शन लिया है ऊपर। मान लो कि तुम आज किसी जगह के ऊपर खड़े हुए हो और तुम्हारे ऊपर सन है, तो प्रोजेक्शन यानी कि तुम्हारा जो शैडो होगा तुम्हारे शेप का ही तो होगा। तो तैसे ही इस ऊपर वाले का जो मैंने प्रोजेक्शन, ऊपर वाला क्या है? एक दिख रहा है शायद रेक्टेंगल, बट एक्चुअली तो मैंने कहा ना ये क्यूब है एक्चुअली। वो शेप तो ऐसे मैंने बनाया, वो कुछ कर नहीं सकते। मेरा ड्राइंग मतलब ड्राइंग अच्छा ही है, बट यहाँ पे ना मोबाइल में ड्राइंग धीरे धीरे करने पे अच्छा होता है, मतलब क्या ही बताओ। अरे ये वाई है, इसे वाई एक्सिस मान लो। ऐसे तो हम उसे भी वाई एक्सिस, मतलब इसे वाई उसे एक्स मान सकते थे, बट क्या है कि मैं इसे एक्स मानना चाहूँगा अभी, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे देखो पहले इस अंदर वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे बाहर ये आया dx dy, है ना। अगर मैंने इस अंदर वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, देखो मुझे क्या मिलता है, 4z² माइनस वाई जेड 0 से 1। अगर मैंने z का लिमिट पुट किया तो मुझे कुछ, देखो ये 2 और 4 कैंसिल। अबे ये क्या हो गया? 2, ये 2 और 4 होगा कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा 2, ये हो जाएगा 2z²। 1 to 0 है, सॉरी 0 to 1 है, तो 2 माइनस वाई। सो बेसिकली यही आएगा। अब ये क्यों आएगा तो तुम खुद ही कैलकुलेट कर लेना, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करके। देखो क्या है कि 1 पुट करोगे तो 2 माइनस वाई आएगा, 0 पुट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इट्स वेरी सिंपल, 2 माइनस वाई आएगा, ठीक है। अब क्या है कि मुझे इस 2 माइनस वाई को करना है, क्या करना है, dx dy करना है। और यहाँ पे मेरा लिमिट है 0 से, देखो ये y का लिमिट है। इस बार मुझे देखो इस स्क्वायर को, अबे ये क्या हो गया, एक मिनट। अच्छा, इस स्क्वायर में मुझे बताओ ये जो पॉइंट है, एक मिनट, ये जो पॉइंट है क्या ये 1,0 है और ये 0,0 है? क्या ये 0,1 है? क्योंकि ये क्यूब का पोर्शन है और क्यूब का जो साइड लेंथ था वो तो हमारा क्या था भाई, 1 था। तो इट्स वेरी सिंपल कि x 0 से 1 तक ही जाएगा, और y का लिमिट भी सेम होगा। और यहाँ पे अगर कोई कार्व होता तो y का लिमिट अलग होता, x के फॉर्म में होता, तभी हमें y का इंटीग्रेशन पहले करना पड़ता। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है, हर एक वेरिएबल का लिमिट है कांस्टेंट, तो किसी को भी पहले करो क्या ही फ़र्क पड़ता है एक्चुअली। एक मिनट, x जो 0 है वो 1 तक गया। अब मुझे पहले x को इंटीग्रेट करना है, इससे मुझे जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। 2 माइनस वाई को करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dy, तो 2y माइनस y²/2। एक मिनट, y²/2, ये आया 0 से 1 तक। मुझे नहीं लगता इसे कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है, ये 2 माइनस हाफ है एक्चुअली, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर होना चाहिए था उसे 1.5 के आसपास हमारा फाइनल आंसर आ जाना चाहिए था। तो देखो क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था? देखो ये क्वेश्चन ना गेट में आया हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन अच्छा खासा लेंदी मेरे हिसाब से। जब भी तुम पेपर में करोगे तभी तुम्हें समझ आएगा, क्वेश्चन अच्छा खासा लेंदी है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा तुम्हें लिखना भी पड़ेगा कि ये क्यों आया है, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया है मैंने, ये सब तो लिखना पड़ेगा। तो इन सब को यूज़ करने के बाद तुम्हें ये समझ आएगा कि, एक मिनट रुक जाओ,
सो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत सा नॉइज़ आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते। देखो नॉइज़ को इग्नोर करके पढ़ लो, क्या करें अब, मैं कुछ नहीं कर सकता, नॉइज़ तो आता ही रहेगा। तो नॉइज़ को इग्नोर करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और ये क्वेश्चन ही इसका आखिरी क्वेश्चन है स्पेशल टाइप का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन, अबे ये क्या, चलो इस बार मैं रेड से लिखूँगा। अबे कि नहीं पढ़ रहा क्या, अच्छा रेड ले लिया मैंने, रेड या एस या एफ वेक्टर डॉट एन कैप। मैं बस इसके अलग अलग फॉर्म समझा रहा हूँ। एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, 4x आई कैप माइनस 2y² जे कैप प्लस z² के कैप। ठीक है, यहाँ पे एस बोला गया कि वही एनक्लोजिंग वॉल्यूम, मैं ऐसा कोई वॉल्यूम अभी तो नहीं ले रहा जहाँ पे एनक्लोज नहीं है। एनक्लोज वॉल्यूम बोला गया एक सिलेंडर, अब सिलेंडर का ना मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन देख लो बस। 4 और z का वैल्यू कुछ ऐसा है 0 से 3, सही है। ठीक है, अच्छा अब तो ये गया। अब मुझे ना यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, मुझे देखना है कि ये कोई क्लोज सरफेस है कि नहीं। फॉर रियल एक सिलेंडर एक क्लोज सरफेस ही होता है बिकॉज इट हैज़ अ वॉल्यूम। सो वी विल अप्लाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन यू कैन से। और यहाँ पे देखो ये तीनों के तीनों जो वेरिएबल्स है 4x 2y² एंड z², ऑल द वेरिएबल्स, all the components of f are basically differentiable and continuous because they are polynomials. So without hesitation we can apply the Gauss divergence theorem. First you have to calculate the divergence of f, which is nothing but देखो देखो क्यों बोल रहा हूँ मैं, 4 माइनस 4y प्लस 2z है ना, कुछ ऐसा आएगा, ये होगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ले लिया मैंने डाइवर्जेंस, बना दिया यहाँ पे। अब मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो मैं बहुत ही स्पीड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अब मुझे मत पूछना कि ट्रिपल इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया, वो तो यहाँ पे नहीं बता सकता भाई, मैं बस स्टेप बता सकता हूँ ट्रिपल इंटीग्रेशन का। वो जानने के लिए तो तुम्हें पिछले वीडियोज़ को देखना पड़ेगा जो मैंने मैथ्स 2 में दिया था, या 3, वरना मैंने पहले ही कहा है, पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में फिर से कह रहा हूँ, without understanding the concept of triple integration and double integration you will not be able to understand vector calculus, you will not be able to solve vector calculus. understand करना अलग बात है, solve करना अलग बात होता है। understand तो हो जाएगा, ये मच्छर कहाँ से आ रहे हैं, मच्छर भी पढ़ने आते क्या, खैर जो भी हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंडरस्टैंड बहुत ही ज़रूरी है। कंसेप्ट देखो, अंडरस्टैंड करना तो अलग बात है भाई। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है मैंने समझ लिया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है हो गया, मैं फार्मूला कब लगाना है ये भी मैं समझ गया। लेकिन उसके बाद मुझे ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व भी करना है ना, वो ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मुझे मैथ्स 2 का नॉलेज तो चाहिए, जो अगर मेरे पास नहीं है भाई मैं निपट गया हूँ, मैं पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका हूँ। मैं वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन को बस टच कर पाऊँगा, सॉल्व पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन यू शुड रिमेंबर, एंड बेसिक जो फार्मूलाज होते हैं ना सिंगल इंटीग्रेशन के, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, उन फार्मूलाज को याद रख लो। ठीक है, रट लो, अभी के लिए तो रट ही लो। तो यहाँ पे देखो z का लिमिट डायरेक्टली गिवन है, और मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इसका कार्व लिया तो मुझे कुछ ऐसे टाइप का कार्व देखने को मिल सकता है, देखो ठीक है, ऐसे टाइप का कार्व हमें देखने को मिलेगा। ये z एक्सिस है, ये x है, ये y है। अब ये ऊपर वाले मैंने एक सन लिया और मैंने कहा कि भाई इसका, अरे क्या हो रहा है ये डुओलिंगो भैया कभी कभी क्या देता है, इतने ज़ोर से मैसेज करता है भाई। एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सन लिया और इस ऊपर वाले सर्कुलर रीजन का प्रोजेक्शन लिया नीचे, तो ये एक सर्कुलर रीजन ही हमें एक्स वाई, अरे ये क्या हो गया, कहा गया भाई सर्कुलर रीजन ही हमें एक्स वाई, एक मिनट, अरे क्या हो रही है, अरे कहाँ चला जाता है कभी कभी पता नहीं। हाँ अब ठीक है, इसका अगर मैंने प्रोजेक्शन लिया वो भी एक्स वाई एक्सिस में, तो मेरे हिसाब से ये कुछ देखो ऐसा टाइप का आएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका मैंने लिया है प्रोजेक्शन सर्कल।
ठीक है, कुछ सर्कुलर रीजन टाइप का आएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस अंदर वाले इंटीग्रेशन को अगर मैंने सॉल्व किया तो भाई ये हो जाएगा 4z यानी कि 4 इंटू 3 माइनस 4yz यानी कि 4y इंटू 3 प्लस 2z² यानी कि z² यानी कि 3²। ठीक है, इसके बाद मुझे इसे dxy के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स का एप्लीकेशन। देखो ये 12 प्लस 9 यानी कि कितना होता है 21 लिख देता हूँ डायरेक्ट, बेटर होगा 21। वेट, ये 21 है माइनस 12y है। ठीक है, इसका मुझे करना है, क्या करना है, dx dy, यहाँ पे ये आया। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। ये एक सर्कुलर रीजन है तो मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं। फिर से चला गया भाई, कहाँ चला जाता है पता नहीं। अरे ये माइक्रोसॉफ्ट वाले ऐप को ना डिलीट करना पड़ेगा, क्या बेकार का ऐप है भाई। तो मुझे यहाँ पे बिना सोचे लगाना पड़ेगा एक पोलर कोऑर्डिनेट, बिकॉज ये एक सर्कुलर एरिया है। तो एक इसमें मैं कलर चेंज करके ब्लैक लेता हूँ। तो ये आर है, आर का डायरेक्शन, और ये हमारा थीटा। तो थीटा जो है वो कुछ वैरी करे, देखो पूरा सर्कल है तो 2 पाई तक जाएगा 0 से, और आर है बेसिकली 0 से लेकर स्टार्ट हो रहा है और रेडियस तक, मतलब जो इसका पेरीमीटर है वहाँ तक जा रहा है, यानी कि इसका रेडियस मैक्सिमम होगा इसका वैल्यू जो 2 है ना। इसका इक्वेशन देखो, मैंने यहाँ पे लिखा था कि x² + y² = 4, यानी कि जो सर्कल होगा इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² + y² = 2² यानी कि 4। ठीक है, यहाँ से मुझे r का लिमिट पता चला। और अब मुझे लगाना है y = r cos थीटा, सॉरी r sin थीटा लगाते हैं, y = r sin थीटा होगा, एंड x = हो जाएगा r cos थीटा। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आया जैकोबियन मॉड ऑफ जैकोबियन लेना पड़ेगा जो कि r है, और बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे मुझे बताओ पहले ये हो जाएगा r, वो भी होगा 0 से लेकर 2 तक, ये हो जाएगा 21 माइनस 12 r sin थीटा इंटू r dr d थीटा। यहाँ पे कोई सेपरेट इंटीग्रल तो नहीं होने वाला है क्योंकि हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। r और थीटा एक साथ मल्टीप्लाइड, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड है, तो ये कोई सेपरेट फंक्शन यहाँ पे नहीं देख रहे। तो ये जो थीटा है, थीटा जो है वो उसका लिमिट देखो क्या होता है। थीटा जो है उसका लिमिट कुछ 0 से लेकर 2 पाई तक गया है ना, 0 से लेकर 2 पाई तक गया है इसका लिमिट गया। अब आते हैं इस पे, अबे क्या हुआ, ये आते हैं आर के रिस्पेक्ट में पहले हम करेंगे। तो 21 आर का हो जाएगा 21 r²/2, आर को अंदर लिया मैंने और कुछ नहीं, माइनस 12 r² है तो r³/3। ठीक है, और ये साइन थीटा पहले मैंने किया आर के रिस्पेक्ट में, और अब मुझे लिमिट बैठाना है। आर का लिमिट 0 से 3 तक जा रहा है। उसके बाद मुझे इसके इंटीग्रेट फिर से करना होगा, जहाँ पे मुझे थीटा लगाना पड़ेगा। 0 से लेकर 2 पाई तक गया, यहाँ पे आया d थीटा। बताओ, और ये क्या लिख लिया मैंने, ये तो 2 होगा, ये तो 2 होगा भाई, r²/2, आर का इंटीग्रेशन r²/2 होता है। यहाँ से 3 क्या 4 हो गई, ये 21/2 इंटू 3², राइट, 21/2 इंटू 9, एक मिनट, ये मैंने किस लिए लिखा भाई, माइनस 4 इंटू 3³ 4, अच्छा ये 3 नहीं भाई एक मिनट, ये तो 2 था, मैं अभी ना क्या लिख रहा हूँ भाई, ये तो 2 था भाई। आर का वैल्यू तो 0 से 2 तक गया था ना, 0 से 2 तक, तो ये 2² है ना कि 3², तो ये 2² यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगाए यहाँ पे, ये जो है ये 4 इंटू देखो 4 इंटू 2 के यानी कि 8, यानी कि 4 इंटू 8 यानी कि 32 लगा देते। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि देखो यहाँ पे बहुत नॉइज़ हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आसपास बहुत काइंड ऑफ मैड टाइप के लोग रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉइज़ को छोड़ दो, और मतलब नॉइज़ तो होता ही रहेगा, ज़िंदगी में बहुत सारे नॉइज़ आते ही रहेंगे, उन्हें इग्नोर करना सीखो। ठीक है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 38, अब देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा लिया मैंने यहाँ पे, है ना, साइन थीटा लिया। कलर मैंने इसलिए चेंज किया ताकि ज़्यादा विजिबल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे, अरे ये थीटा, अच्छा ये मैंने थीटा का लिमिट यहाँ पे ज़ीरो लिखा था, अच्छा उसलिए मैं ज़ीरो कहाँ से आ गया। चलो कोई बात नहीं, इक्वल्स टू, देखो यहाँ से 0 से 2 पाई। अब मैं थीटा को स्पेसिफाई नहीं कर रहा क्योंकि ये डी थीटा है, तो डी थीटा मतलब समझ गया ना। यहाँ पे देखो मेरे हिसाब से ये 21 × 2 यानी कि 42 हो जाएगा। तो 42, अब देखो डायरेक्ट इंटीग्रेट ही करते थे, ज़्यादा परेशानी उठाने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करते। ये 42 थीटा हो जाएगा, -32 इंटू माइनस कॉस थीटा माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस। ठीक है, देखो माइनस साइन थीटा था, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस था बाहर एक, मतलब माइनस साइन थीटा था ना, तो इसीलिए वो माइनस माइनस में प्लस कॉस थीटा हो गया। अब मुझे यहाँ पे बैठाना है लिमिट 0 से 2 पाई तक, चलो बैठाते। तो 42, देखो थीटा है, थीटा पे 2 पाई माइनस 0 2 पाई होता है, तो ये 42 इंटू 2 यानी कि 84 पाई गया, 84 पाई प्लस देखो 32 इंटू कॉस थीटा, पहले कॉस थीटा की लिमिट बैठाते, कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई का वैल्यू हमेशा 1 होता है क्योंकि ये एक ऑड है, मतलब n जो है n पाई, कॉस n पाई का वैल्यू +1 तभी होगा जब ये n ऑड होगा, सॉरी ऑड बोल रहा हूँ, इवन होगा, तो n इवन है और माइनस लगाया, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इंटू 32। तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये 8 क्यों लिख दिया मैंने भाई, ये 84 है, तो यहाँ पे देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये 1 1, अबे फिर से यार क्या होता है पता नहीं, ये देखो फिर से क्या हो रहा है, मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा फिर भी ये स्क्रॉल हो रहा है, ये दोनों निपट जाएंगे, हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो है 84 पाई, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अबे फिर से चला गया, देखो कितना मतलब अजीब सा ऐप है भाई। ठीक है चला गया, तो फिर से आ भी गया। देखो ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही लेंदी था, और हमें यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में, ऐसे तो ये गेट का किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, जब भी शायद ये कुछ अराउंड 2017 या 18 का क्वेश्चन था शायद, मतलब उससे भी पुराना क्वेश्चन, जहाँ पे थोड़ा बहुत सा लेंदी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता था और थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिलता था। अभी तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते नहीं हैं, अभी थोड़ा सा मतलब हार्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, बट हमारे जो सेमेस्टर्स है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आ सकते हैं, मतलब इतना लेवल, इस लेवल के क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं, क्योंकि मैथ्स तो हमने पढ़ लिया, तो इस लेवल के क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे। ठीक है, और आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं, आए हैं कुछ क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम हॉल में करने के लिए जो लोग पूरा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हैं उन लोगों को भी 15 to 20 मिनट्स तो लग ही जाएगा, विदाउट कैलकुलेशन मिस्टेक मैं पकड़ रहा हूँ। तो होपफुली इस क्वेश्चन को समझ आएगा। मैंने यहाँ पे ना 3 क्वेश्चन शायद करवा दिया तुम लोगों को, तो इन तीनों क्वेश्चन में बहुत कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि गॉस डाइवर्जेंस कब लगाना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व जो लोग करना जानते हैं उन लोगों का थोड़ा बहुत सा रिवाइज भी हो गया कि ट्रिपल इंटीग्रेशन में पोलर कोऑर्डिनेट्स लग सकता है। ऐसे तो यहाँ पे मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशन में कोई ट्रिपल पोलर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब जो ट्रिपल के लिए होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का जो होता है वो तो मैंने यूज़ नहीं किया। अब मैं ना एक स्पेशल टेक्निक समझा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ओपन लाइन इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करना, ठीक है, और हमेशा इस टेक्निक का इस्तेमाल मत करना क्योंकि तुम हमेशा कर नहीं पाओगे एक्चुअली। देखो क्या होता है, अच्छी तरीके से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा टाइप का इंटीग्रेशन हमें देखने को पहले भी मिल चुका है ना, इस इंटीग्रेशन को देखना है। अब यहाँ पे ना मुझे बोला गया कि C जो है वो है पाथ बिटवीन, देखो पाथ बिटवीन क्या बोला गया, x1, y1। ये इसी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखो बोला गया कि जो हमारा पाथ है वो कुछ ऐसे टाइप का पाथ है, हमें यहाँ पे पाथ मेंशन्ड नहीं है। एक मिनट, अरे कौन बाइक चलाता है भाई, इतनी ज़ोर से बाइक चलाओगे, लॉल राइडर्स। ठीक है, अगर कोई राइडर भी देख रहा है तुम भी लॉल हो, इतनी तेज़ी से बाइक चलाओगे, क्या नॉइस पॉल्यूशन नाम की एक चीज़ होती है भाई, खुद तो
ईयरफोन्स लगा के चलते हो खुद के मतलब कान में, तो मतलब कान नहीं, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में कान को क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, भूल गया मैं। तो जो भी हो ये सब बेकार की बात है, ये सब नॉइज़ तो चलता ही रहेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि पाथ बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2। तो यहाँ पे ना पाथ का कुछ नेचर मेंशन नहीं है कि पाथ कैसा दिखता है, ये मुझे नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे ना मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट आया भाई, हो सकता है कि हमारा जो ए वेक्टर होना चाहिए था वो एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होना चाहिए था। कंजर्वेटिव कैसे चेक करते हैं, डेल क्रॉस, यानी कि कर्ल ऑफ ए को ज़ीरो करना पड़ेगा। अगर ज़ीरो हुआ तो ठीक है, आंसर मिल जाएगा। आंसर एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड के लिए किसी भी पाथ में चेक कर लो। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और पाथ को समझ लेंगे कि भाई स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। तो कैसे मैंने समझा, देखो इस इंटीग्रेशन को मैं ऐसे ही तो लिखता था जब मैंने लाइन इंटीग्रेशन पहले सॉल्व किया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इंटू टी आर कैप से आर नहीं, यहाँ पे आर जो आर वेक्टर क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई प्लेन में हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, एक्स वाई प्लेन में ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे बताओ क्या ग्रीन्स थ्योरम एप्लीकेबल था? देखो सी के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे सी क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स दिए गए, यानी कि सी कोई लूप कंप्लीट नहीं कर रहा है, एक पॉइंट से उस पॉइंट में वापस नहीं आ रहा है। x1 y1 से x2 y2 डिफरेंट पॉइंट्स, x1 and y1 and x2 and y2 all of them are different points, so we can't talk about the Green's theorem here because it is not a complete loop actually. so यहाँ पे देखो ये हमारा a वेक्टर था और ये बेसिकली ए जो वेक्टर ये अगेन ए पोजीशन वेक्टर ही है, मतलब ए वेक्टर जो है वो आर वेक्टर ही है और इसका जो कर्ल होता है आर वेक्टर का कर्ल हमेशा ज़ीरो होता है, डाइवर्जेंस हमेशा 3 होता है और जो हमारा क्या बोलते हैं उसको ग्रेडियंट आर वेक्टर का नहीं, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का ग्रेडियंट हमेशा 1 होता है। 1 होता था ना ग्रेडियंट, 1 ही होता था। हाँ नहीं 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 1 नहीं होता था, उस वो यूनिट वेक्टर होता था, सॉरी ग्रेडियंट 1 कैसे होगा, ग्रेडियंट को स्केलर थोड़ी होता है, ग्रेडियंट यूनिट वेक्टर होगा। ग्रेडियंट कुछ ऐसा दिखता था जो कि एक्चुअली में यूनिट वेक्टर ही है, जो एक्चुअली में ए आर कैप है ना, ये तो होता है ए आर कैप, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऐसे तो निकालते हैं। खैर जो भी हो, तो ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, इसका मतलब हम किसी भी पाथ पे इसका आंसर चेक कर सकते थे, तो हमें स्ट्रेट लाइन पकड़ के आराम से सॉल्व कर लेना चाहिए था। बट यहाँ पे मैंने कहा कि भाई ये तो तुम कर ले रहे हो, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और तरीके से सॉल्व करूँगा। अच्छा बताओ ये जो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स लिखा है, क्या मैं इसे डी ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ, जहाँ पे ये x1 y1 से, जहाँ पे जो फंक्शन है वो x1 y1 से x2 y2 तक वेरी कर रहा है। बताओ लिख सकता हूँ क्या? अबे ये क्या हो गया, लिख सकता हूँ क्या इसको? क्योंकि क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये एक यूवी रूल है, x को पकड़ा, dy को सॉरी y को किया डिफरेंशिएट, 1 इंटू डी वाई आएगा, प्लस y को पकड़ा dx यानी कि x को किया तो आएगा 1 इंटू डी एक्स, ऐसा ही तो है यहाँ पे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन भाई इसका, तो इसका आंसर क्या होगा, ये डी ऑफ समथिंग का आंसर क्या होता है, वही होता है जो दिया गया डी के अंदर, वो एक्स वाई है। अब यहाँ पे पॉइंट्स बैठाना है, बस पॉइंट्स जो दिए गए वो बैठा लेना, x2 y2 माइनस x1 y1 आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल, है कि नहीं बताओ, है ना, हमारा फाइनल आंसर ही आएगा क्या, फॉर रियल हमारा फाइनल आंसर ही आएगा। और हाँ यहाँ पे लिमिट ना, ये जो दिया गया है इस फंक्शन के अपर लिमिट को कम्प्लीटली बैठाना, ऐसा मत करना कि पहले x2 बैठाया, x को ऐसे लोग करते कभी कभी क्या x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1, नहीं 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 ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करने का। ये तब होगा जब भी हम x के और y के लिमिट्स को सेपरेटली ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब सेपरेटली ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे सेपरेटली ऑब्जर्व नहीं हो रहा है दोनों के लिमिट्स, ठीक है। ये सिंगल फंक्शन है जो कि एफ एक्स वाई का फंक्शन, लेट से z इक्वल्स टू एक्स वाई, काइंड ऑफ हाइपरबोलॉइड होता है, मतलब हाइपरबोलॉइड नहीं होता, जब z कांस्टेंट होता है तभी हाइपरबोलॉइड हो जाएगा। खैर जो भी हो, तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि और एक मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं ले रहा अभी, मैं सिर्फ एक फॉर्मेट ले रहा हूँ। मान लो हमें दिया गया है 2x, इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखो 2x dx दिया गया है प्लस एक्स स्क्वायर जेड डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी जेड, ये जो दिया गया है। बताओ यहाँ पे एक मिनट,
यहाँ पे इसे मैं कैसे लिखूँ, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार कर लिए हैं और मैंने एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ। जब तुम एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस कर पाओगे और ऐसे क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसा और एक एग्जाम्पल शायद मेरे पास अभी तो है नहीं, देखते हैं होगा कि एक और एग्जाम्पल अगर होगा तो मैं वो भी कराऊँगा। देखो ये जो है तुम्हें ये पेयर समझना पड़ेगा कि कौन से पेयर को ले लें। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को हम करेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएट, 2x dx आएगा इंटू वाई जेड आया पहले वाला, वाई को वाई एक्स स्क्वायर जेड को होल्ड किया, वाई को किया डी वाई आया, एक्स स्क्वायर वाई को होल्ड किया, जेड को किया डी जेड आया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा भाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई जेड आएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट दिया होगा तो पहले अपर लिमिट के हर एक पॉइंट्स को पुट करो, देन नेगेटिव सिंबल बैठो, लोअर लिमिट्स के हर एक पॉइंट को पुट करो, देन आंसर पुट करो, बस खत्म। यहाँ पे आंसर खत्म। यहाँ पे कोई भी तरीके का कोई ग्राफ प्लॉट फ्लॉट कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे तरीके से सॉल्व कर देना है। ये एक स्पेशल केस है और ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं मैं फिर से एक फॉर्मेट ही बताऊंगा। एक्स बाई वाई स्क्वायर, अच्छा रुको एक मिनट, मुझे ये थोड़ा सा सोच के बनाना पड़ रहा है, मेरे पास अभी है नहीं। ये होगा क्या, वाई को रखा डी एक्स, अच्छा वाई माइनस ये एक मिनट रुक जाओ, माइनस एक्स को रखा डी वाई आया, ठीक है, डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, ये वाई हटाता हूँ और ये गया, ठीक है। अब कुछ ऐसा दिया गया है, मान लो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बताओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व इसको मतलब इसे कुछ पेयर टाइप का लिखना है, मतलब डी ऑफ समथिंग लिखना है इसको। देखो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस करोगे ऐसे तभी तुम्हें समझ आएगा, दिमाग में कंसेप्चुअली बिल्डअप हो जाएगा। देखो ये बेसिकली कुछ ऐसे टाइप का है, बताओ। मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया। तुम इसे डायरेक्टली तभी लिख पाओगे जब तुम 5-6 क्वेश्चन कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे। और मैक्सिमम केस में मैं ये बोल रहा हूँ, ये यूवी रूल को फॉलो करता है। चलो देखते हैं यूवी रूल को कैसे इसने फॉलो किया। हम एक्स को होल्ड वाई को होल्ड करते हैं, 1/y डी एक्स आया, एक्स को करेंगे तो डी एक्स आया, माइनस नहीं प्लस। अब मैंने किया एक्स को होल्ड, वाई 1/y को किया इस बार, तो भाई यहाँ पे डी वाई तो आया, नीचे एक वाई स्क्वायर तो आया और यहाँ पे एक माइनस आना चाहिए था, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, आया कि नहीं। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स बाई वाई आ जाएगा, बाकी पॉइंट्स बैठो आंसर मिल जाएगा। ऐसा ही और एक सेगमेंट लेते हैं जहाँ पे हम लेंगे एक्स डी वाई माइनस, अच्छा एक्स नहीं, तो ये क्या हो गया, बाई एक्स माइनस, अच्छा ये माइनस ना यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। क्या मैंने सही लिखा, अच्छा इसका जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था एक्स बाई वाई, डी ऑफ एक्स बाई वाई। देखते एक बार, अच्छा एक्स बाई वाई नहीं, सॉरी सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, वाई बाई एक्स। वाई को, अच्छा एक्स को होल्ड किया, वाई को करेंगे तो डी वाई आएगा, आया कि नहीं सेम। यहाँ पे वाई को होल्ड किया, 1/x को किया तो ऐसा आएगा, आया, मेरे हिसाब से आ गया। तो देखो ये भी सही है। मैंने फिर से कह रहा हूँ भाई ये यूवी रूल पे ही बनता है, ठीक है, यूवी रूल पे, और कुछ नहीं सोचना, यूवी रूल पे बनाना है और कुछ नहीं सोचना, मुझे यूवी रूल ही चाहिए। चलो ठीक है। अब इसके बाद इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये वाई बाई एक्स आ जाएगा, उसके बाद लिमिट पुट्स करो, बस ख़त्म कर दो क्वेश्चन, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट, कोई यहाँ पे अपने बहन को बुला रहा है क्या, पता नहीं क्यों, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तभी लोग इतने ज़्यादा, मतलब क्या बताओ, शोर करते हैं। खैर कोई बात नहीं, शोर तो लोग करते रहेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया है, नहीं क्वेश्चन नहीं, मैं फिर से एक फॉर्मेट ही लेता हूँ। देखो बोला गया है कि वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy, नहीं dx प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर dy, ठीक है।
बताओ इसका क्या होगा। बहुत ही सिंपल है ये, मतलब तुम अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तभी तुम्हें सिंपल लगेगा। यूवी रूल, कुछ नहीं सोचना, यूवी रूल इसका हो जाएगा डी ऑफ, मैं इसका ना आंसर ना डायरेक्ट नहीं बता पाऊँगा। इसका एक टेक्निक होता है जो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में सिखाऊंगा कि इस जगह पे नहीं सिखाने वाला, क्योंकि अभी कुछ समझ नहीं आएगा इस टेक्निक के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम करेंगे तभी इस टेक्निक को सिखाऊंगा कि इसको डायरेक्ट देखते ही कैसे निकाल दोगे। मतलब डायरेक्ट देखते नहीं, एक टेक्निक होता है जिसमें यहाँ पे जैसे मैं डायरेक्ट देखते ही आंसर बता रहा हूँ क्या है, वहाँ पे तुम्हें 2 मिनट लगेगा और तुम्हें बिल्कुल करेक्ट आंसर ही मिलेगा। यहाँ पे जैसे मैं देखते ही आंसर लिख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद तुम भी देखते ही आंसर लिखने लगोगे, बट क्या है कि उस टेक्निक को सीखने के बाद 2 मिनट लगेगा तुम्हें सॉल्व करने में, उसके बाद तुम आंसर लिख पाओगे और एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ अब अगर तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता तो अलग बात है तो इसके अब देखो ये हो गया। अब देखो इसे मैं कर रहा हूँ, देखो पहले चलो वाई को होल्ड किया, मतलब वाई स्क्वायर, पहले डी एक्स, सॉरी एक्स को किया तो डी एक्स प्लस ये आएगा 2x वाई डी एक्स को कॉमन लोगे तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy dx। देखो ये पहले वाला टर्म आ गया क्या, ये पहले वाला टर्म आ गया। दूसरे वाले टर्म को क्या करेंगे, इस बार हम किसको होल्ड करेंगे, x को होल्ड करेंगे। चलो कर लेते हैं, ऐसे भी टाइम तो है मेरे पास। अच्छा सॉरी, तो x को होल्ड किया 2xy आया, dy आया, प्लस एक्स स्क्वायर को होल्ड किया, y को किया तो dy आया, dy को मैंने कॉमन लिया, अंदर आया 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। सो मेरे हिसाब से ये सेकेंड वाला टर्म भी आ चुका है। dy उस साइड में है, मैंने मतलब dy राइट साइड में, मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है। क्या फ़र्क पड़ता है भाई, हाँ फ़र्क एक्चुअली में पड़ता है, बट मतलब dy हमेशा राइट साइड में होना चाहिए, फ़र्क पड़ जाएगा, बट खैर जो भी हो। तो ये तो समझ आया होगा तुम्हें कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं अभी तक। अब इसका एक टेक्निक जो मैंने कहा वो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन में बोलूँगा, अभी नहीं बोलने वाला क्योंकि वो समझ नहीं आएगा अभी। डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन समझना पड़ेगा। और हाँ, हमेशा याद रखना जब भी मैं डिफरेंशियल बताऊँगा तभी मैं बताऊँगा कि ऐसे इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व किया था। ये अंदर वाला जो फॉर्म, ये जो फॉर्म होता है ना, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ ऐसे लिख के देगा, इक्वल्स टू कांस्टेंट। सी एक कांस्टेंट है, कोई इंडिफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं है, सिंपल एक कांस्टेंट लिया मैंने। ठीक है, इसको अच्छा ये क्या लिख दिया भाई, ये तो वाई है, वाई की जगह एक्स लिख दिया। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, मतलब इस साइड में तो एक्स वाई मिलेगा, एक्स वाई प्लस कांस्टेंट जो इंडिफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट है वो कुछ मिलेगा, और उस साइड में कुछ मिलेगा, मतलब अभी तो मैं नहीं बता रहा, कुछ तो मिलेगा। ठीक है, कुछ तो मिलेगा, वो तो तुम्हें तभी पता चलेगा। कुछ ऐसे टाइप का फॉर्मेट देगा, और ये अंदर वाला जो फंक्शन होगा ऐसे केसेस में हमेशा ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा। तभी मैं बताऊंगा, तभी एग्जैक्ट कराऊंगा, तभी एग्जैक्ट कैसे प्रूव करते ये सब कुछ बताऊंगा मैं। अभी तो छोड़ देते हैं इसको। तो ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस और कुछ इस वीडियो में मुझे नहीं बताना, अभी तो इतना ही अभी के लिए काफ़ी। और मेरे हिसाब से मैंने वेक्टर कैलकुलस के इंटीग्रेशन पार्ट को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। बस मेरे हिसाब से एक थ्योरम बाकी है, वो है गॉस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस नहीं, गॉस थ्योरम, गॉस लॉ एक्चुअली, और वो ना आज तक आया नहीं है। ठीक है, तो उसे ना मैं एकदम एंड में कवर कराऊंगा। वो बस एक फॉर्मूला है, आज तक आया नहीं है, तो उसे एंड में कवर करेंगे, अभी कवर करने की ज़रूरत तो है नहीं। और वेक्टर आइडेंटिटीज़ बाकी है, कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज़ के बारे में बताऊंगा, जहाँ पे मैं बेसिकली आइडेंटिटीज़ के प्रूव आ जाते हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ प्रूव आ जाते हैं तो उन्हें करना पड़ेगा। और शायद और कुछ शायद बाकी नहीं है, नहीं और कुछ, ओह हाँ, और प्रूफ्स बाकी है, और चारों थ्योरम्स के प्रूफ्स बाकी है कि कैसे, चारों नहीं एक्चुअली तीनों थ्योरम्स के प्रूफ्स बाकी है। स्टोक का इन्वर्स स्टोक का मतलब थ्योरम तो एक है ना, इन्वर्स स्टोक, बस उल्टा बोल देता है भाई कि ए इक्वल्स टू बी, अगर स्टोक्स बोल रहा है भाई ए इक्वल्स टू बी, इन्वर्स स्टोक्स बोल रहा है बी इक्वल्स टू ए है, कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एक ही प्रूफ वहाँ पे हम करेंगे जो कि स्टोक्स थ्योरम के होगा, इन्वर्स स्टोक्स का क्या प्रूफ करेंगे हम। बाकी गॉस डाइवर्जेंस और गॉस लॉ का भी प्रूफ मैं गॉस के वक्त ही बता दूंगा, वो आता नहीं है। ठीक है, प्रूफ बस ऐसे तो प्रूफ आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा। तो अब देखो,
तो ठीक है, इतना आज के लिए काफ़ी, इतना मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और इन चारों वीडियोस मतलब ये वेक्टर कैलकुलस का पार्ट शायद 6 है, सॉरी इंटीग्रेशन का पार्ट 6 है। इन 6 वीडियोस को देखने के बाद वेक्टर इंटीग्रल्स में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। और हाँ, फॉर डेफिनेट तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत तो है ही, और मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। मतलब तुम इसके बाद PIQ लगाना, तुम देखोगे कि PIQ के ऑलमोस्ट जैसे जैसे टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए, इस टाइप के 90% क्वेश्चन तुमसे हो जा रहे हैं। और अगर तुम्हें पूरा कंसेप्चुअली पूरा स्ट्रांग हो तो 100% क्वेश्चन तुमसे लग जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक, इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माइन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड गुड बाय। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लेंदी हो गया, 50 मिनट्स 25-27 सेकेंड्स का। सो गुड बाय।